बच्चों, आज है 15 मार्च। आज है डेट क्या है? 15 मार्च। आपको पता है ना कि मैं एस्थेटिक्स पढ़ाने के साथ साथ मैं करंट अफेयर भी कवर कर रहा हूँ। मेरा टारगेट ये है कि आप बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम दें, टीआरई का एग्जाम दें, तो आप लोगों का करंट का क्वेश्चन भी उधर करंट का क्वेश्चन भी वैसे ही कंप्लीट मिले जैसे आप लोग का एस्थेटिक्स का क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। अभी मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का डीपीएसपी पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना? तो बात को समझिए। अभी मैं कवर कर रहा हूँ लास्ट मैं मार्च वाला करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, जिसमें मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ जो 1 मार्च टू 7 मार्च तक का कवर करंट अफेयर। इसमें 8 मार्च टू 15 मार्च, मतलब आज संडे है। हर संडे को हर संडे को एक वीडियो आता है यहाँ पे करंट अफेयर का। हर संडे को एक वीडियो आता है और पिछले एक सप्ताह के मोस्ट मोस्ट टॉप करंट अफेयर इसमें कवर करता हूँ। तो ध्यान रखिए, आप लोग ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में एक सीट अपने कंफर्म कराना, तो उसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है। आप लोग करंट अफेयर पढ़ना, और सिर्फ बीपीएससी टीआरई ही नहीं, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी करंट अफेयर फायदेमंद है, क्योंकि ये साप्ताहिक करंट अफेयर है। और मोस्टली हर एग्जाम में करंट मतलब वन लाइनर जो करंट अफेयर बनता है ना हर एग्जाम, जैसे बीपीएससी का, वैसे बीपीएससी का बेहतरीन, अगर आपको एडीओ देना है, मान लीजिए आपको एडीओ दे रहा है, आप मान लीजिए एडीओ दे रहे हैं, या आप मान लीजिए कि बहुत 72nd बीपीएससी दे रहा है, देखिए वहाँ भी फायदा है भाई, क्योंकि बीपीएससी का जो करंट अफेयर का पूछने का जो नेचर है सेम है। तो आप इस तीनों एग्जाम का मोस्टली आप तैयारी कर रहे हैं, आप सीधे बीपीएससी जुड़े हुए हैं, आपका बीपीएससी से नाता है, बीपीएससी टीचर वाला हो, बीपीएससी सिविल वाला हो, या बीपीएससी एडीओ वाला हो, सब में आपको फायदेमंद होगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोस्टली करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, दिव्या देशमुख एक हमारे देश की बहुत ही एक हाल ही में एक देखिए, पहले समझिए दिव्या देशमुख है कौन। एक शतरंज खिलाड़ी है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? दिव्या देशमुख है कौन? एक शतरंज खिलाड़ी। इतना पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरा फैक्ट, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फैक्ट याद कराने आया हूँ। फैक्चुअल डाटा के क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको याद रखना है कि दिव्या देशमुख कौन है। दिव्या देशमुख कौन है? तो एक युवा शतरंज खिलाड़ी है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पराग्वे चेस फेस्टिवल 2026 में थर्ड रैंक लाया। कितना? थर्ड रैंक। जो पराग्वे जो चेस फेस्टिवल 2026 है, यहाँ पे थर्ड रैंक लाया। बस तीसरा स्थान इनको मिला है। बस आपको इतना ही याद रखना है। टूर्नामेंट कौन सा था? सेक्शन था चैलेंजर सेक्शंस में, इन्होंने थर्ड रैंक लाया है। कितना? थर्ड। बस आप इतना याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए, बहुत सारा इसमें मैं इन्फॉर्मेशन डाल दिया हूँ आप लोग पढ़ने के लिए। आप चाहते हैं पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, इसको बैठ के पीडीएफ पढ़िएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप लोगों को? आप रहिए मत, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में डाल देता हूँ, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद इस पीडीएफ से नोट्स बनाइए एंड शॉर्ट नोट्स। इस पीडीएफ से शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड इसको पढ़िए, और इनको पढ़िए। आप इसको पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। आप इसको पढ़ें, आप इसको नहीं पढ़ेंगे फिर कुछ नहीं होने वाला। आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं। देखिए, भारत ने जीता आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। हाल ही में जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें भारत ने, आपको पता है ना, इसमें भारत ने छक्के छुड़ा दिए थे। और भारत का बुमराह का नाम भारत का संजू संजू सैमसन का नाम लें, या भारत का बुमराह का नाम लें, बुमराह, जो हमारे एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, इन्होंने न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ा दी, छक्का छुड़ा दी, और अंततः भारत ने इसमें जीत हासिल की। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। फिर क्वेश्चन बनेगा मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? क्वेश्चन आएगा भारत ने जीता आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। इस मैच में मैन ऑफ द मैच किसको मिला? जसप्रीत बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। देखिए, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज में बहुत अंतर होता है। मतलब मैन ऑफ द मैच जानते हो क्या बोलते हैं? जैसे जैसे फाइनल, एक फाइनल मैच में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, अगर फाइनल में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी प्रदर्शन करता है, वह बैट्समैन हो, बॉलर हो, जो भी हो, तो उसको मैन ऑफ द मैच, मतलब एक ही मैच में। लेकिन होता है मैन ऑफ द सीरीज, मतलब पूरा टी20 पूरा सीरीज में, टी20 वर्ल्ड कप के पूरा सीरीज में अगर जिसने बेहतर किया उसको कहते हैं टी20 वर्ल्ड कप सीरीज कहते हैं। ये ध्यान देखिए, टी20 सीरीज में किसको मिला? संजू सैमसन, क्योंकि इसने एक गेम में नहीं, लगभग पूरे गेम में, लगभग इसने जितने भी गेम खेले ऑल सब में कुछ अच्छा किया।
इसने अपना 100% दिया, इसीलिए इसको वहाँ देखा गया और मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। और किसके खिलाफ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, न्यूजीलैंड को हराया। आगे देखिए, नेक्स्ट है, देखिए हाल ही में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया देश है, विश्व का पहला देश बना जिसने 16 साल से कम एज के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया। बोला कि नहीं, 16 साल से कम एज के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। इसको देखते हुए फिर क्या किया, वहाँ के एक इंडोनेशिया ने भी क्या किया, कहा कि नहीं, मेरे यहाँ भी जो 16 साल के कम के बच्चे हैं वो क्या, वो सोशल मीडिया नहीं देखे, मतलब सोशल इंडिया अकाउंट वहाँ पे नहीं होगा। तो इन सब को देखते हुए हमारे देश में कौन कौन, तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये दोनों सोच रहा है कि हमको भी कुछ ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे छोटे बच्चों को उनको बचाया जा सके। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को, इतना ही नहीं, यहाँ पे इन दोनों देशों का सोचना है कि 16 साल नहीं, इनका एज थोड़ा सा कम हो सकता है, 13 साल से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं। 13 साल से कम उम्र, इनको इन भारत में मानना है कि 16 साल के बच्चे तो काफ़ी होशियार हो जाते हैं, क्योंकि 18 पर तो हम तो चुनाव, 18 पर तो हम मात्र 2 साल बाद, 18 पर तो हम तो उनको अधिकार दे देते हैं कि तुम भाई देश का नेता चुन लो। और अगर लड़कियां हैं तो 18 पर उनकी शादी की जाती है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा बच्चों का क्राइटेरिया अलग है, इसलिए देश को मानना है कि 13 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट किया जाए, और कहा जाए कि नहीं, जो बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते हैं, जो इसको माइनर में रखा जाए। इन्हीं सब बातों को यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि देख रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे हमारे देश में देखने को मिलता है, बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं भाई, गेम की वजह से। गेम नहीं खेल पा रहे हो तुम तो आत्महत्या कर रहे हो। ऐसी स्थिति में सरकार को कानून बनाना चाहिए, और सरकार कानून बनाने पर काम कर रही है। आगे देखिए, ग्रीन अमोनिया, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे आप सुने होंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन, आप जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सुने होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, अभी चर्चा में ग्रीन अमोनिया, इससे पहले मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, H2O। जब हम जल को जब हम इस जल पे जब इलेक्ट्रिक समझना है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जब हम बिजली प्रभावित करते हैं जल पे, और जल को जब तोड़ते हैं तो जल दो भाग में, जो H2 है, तो दो भाग में टूट जाता है, H2 प्लस O2। तो O2 तो ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन है तो हवा में उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या निकलता है, H2, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान रखिए, जिस इलेक्ट्रिक हम यूज कर रहे हैं, यह इलेक्ट्रिक कोयला से नहीं होना चाहिए। अगर तुम कोयला से इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हो, अगर आप कोयला से इलेक्ट्रिक ला रहे हैं, तो कोयला तो भाई, कोयला की वजह से भी तो हमारे देश में CO2 इतना हो रहा है ना, तो कोयला भी तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकता है। अगर कोयला जलाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण होगा, फिर किस बात का ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन का मतलब जो हमारे पर्यावरण अनुकूल हो, इसको देखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन की बात की है। वैसे ही ग्रीन अमोनिया, मतलब अमोनिया का उत्सर्जन इस प्रकार करो कि पर्यावरण में किसी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित ना हो। इसी को निर्धारित करने के लिए सरकार ने ग्रीन अमोनिया उत्सर्जन सीमा लाया है। और AI रोबोट से नहर सफाई, दोनों अलग है भाई, कहाँ से मिक्स हो गया। यहाँ देखिए, ग्रीन अमोनिया पर समझते हैं। ग्रीन अमोनिया को उत्सर्जन के लिए 0.38 kg CO2 उन्हें कहा गया है कि सीमा कि अगर आपको ग्रीन अमोनिया उत्सर्जित करना है तो कंफर्म भाई, ग्रीन अमोनिया बनाने में कुछ ना कुछ तो CO2 आएगा ही। तो CO2 के लिए सीमित CO2 का लेवल क्या रखा गया है कि अगर ग्रीन अमोनिया बना रहे हैं तो 0.38 kg अगर आप अमोनिया बना रहे हैं, तो उस पे आप CO2, मतलब इतना किलोग्राम CO2, इतना kg CO2 इक्वल पर किलो नाइट्रोजन। मैंने कहने का मतलब है कि इतना ग्राम CO2, मैं कार्बन डाइऑक्साइड इतना किलोग्राम, कितना पे, तो पर kg, मतलब 1 kg NH3 अमोनिया पे, समझे। इसी के बारे में बात की, तो ज़्यादा इसको डीपली जानते होगा, पढ़ना चाहता है पहले यहाँ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें डाल दिया हूँ कि इसका मतलब क्या हो, मतलब इतना याद रखिएगा कि इसका लेवल क्या है। आगे देखते हैं, AI पावर्ड G-SPAD रोबोट, मतलब क्या है, तिरुवनंतपुरम का है, केरला के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसको हम कहते हैं स्थानीय गवर्नमेंट। जैसे गाँव में पंचायती राज होता है ना, वैसे शहरों में होता है म्युनिसिपल गवर्नमेंट।
जैसे नगर पालिका कहते हैं, तो नगर पालिका ने नहर सफाई, क्योंकि शहर में देखते हैं तो नहर टाइप का नाला भी होता है, क्योंकि यहाँ से गंदगी यहाँ से जाता है नाला के माध्यम से, तो इनकी सफाई के लिए क्या किया है, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा हुआ है, एक रोबोट बनाया है और तैनात की, इसलिए चर्चा में है। रोबोट का नाम क्या है, जी स्पाइडर रोबोट। तो याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि जी स्पाइडर रोबोट, जी स्पाइडर रोबोट किसने लाया है, तो केरला ने लाया। तुरंत आगे देखते हैं। कह इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कह रहे कि हाल ही में जो 8 मार्च, हम लोग 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। महिला दिवस कब, 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। तो ध्यान देखिए, 8 मार्च को महिला दिवस है, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 में एक एक पहल आया है, इसको कहते हैं शक्ति वाल्क। शक्ति नारी शक्ति, हमारे देश में भी नारी के रूप, नारी को शक्ति के रूप में माना जाता है। तो शक्ति वाल्क मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका बस इतने इनिशिएटिव ही ध्यान रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यहाँ इसको पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये वाला अलग, ये वाला थोड़ा अलग है, ये वाला थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस वाक्य में हजारों महिलाओं ने भागीदारी लिया, महिला सशक्तिकरण, मतलब ये हमारे वुमेन्स डे जुड़ा हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ तो याद रखिए, शक्ति वाल्क जो पहल है, ये क्या एक प्रकार का पहल है, इसको इनिशिएटिव कहते हैं, इसको इनिशिएटिव कहते हैं, एक प्रकार का पहल है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि 8 मार्च महिला दिवस का थीम क्या है भाई। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, थीम क्या है, थीम यह है राइट जस्टिस एंड एक्शन फॉर वुमेन्स एंड गर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी कलम लेकर पी जाइए भाई, क्वेश्चन पूछता है। अधिकारों और न्याय पर केंद्रित यह थीम वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए, देखिए आप वन लाइनर है भाई, आप सोचेंगे कि सर इसमें अच्छे से बताइए, मैं क्या अच्छे से बताऊं, आपको वन लाइनर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वन लाइनर कुछ ज़्यादा बताने वाला होता नहीं है। महिला दिवस का थीम है ये राइट, यहाँ भी लिखा हुआ राइट जस्टिस एंड राइट जस्टिस, मतलब अधिकार है भाई, न्याय है, एक्शन फॉर वुमेन महिलाओं के अधिकार के लिए, और एंड गर्ल। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शक्ति वाल का भव्य आयोजन किया, और जो महिला सशक्तिकरण, ये दोनों बातें लिखी गई यहाँ पर, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि हमारा थीम तो याद रखिएगा भाई कि नेशनल वुमेन्स डे 2026 की थीम क्या है, राइट जस्टिस, देखिए राइट फिर जस्टिस फिर एक्शन, ये 3 बातों ध्यान रखिएगा। तो फिर वुमेन्स एंड गर्ल, 3 बातों का ध्यान रखिए, राइट रजा। आगे देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह वेस्टर्न कमांड के नए, देखिए कहने का मतलब जिसको कोग एन चीफ बनाया गया, मतलब कहने का मतलब है कि लेफ्टिनेंट जनरल है, इनका नाम है पुष्पेंद्र पाल सिंह, इनको वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न मतलब होता है पश्चिमी, जो भारत के जैसे गुजरात वगैरह हो गया ना, जो इंडिया हो गया, ये वाला पूर्वी क्षेत्र हो गया, जिसमें बिहार वगैरह वेस्ट बंगाल वगैरह पड़ता है, यही वाला पश्चिम, वेस्टर्न पश्चिमी, पश्चिम यहाँ पे राजस्थान है, गुजरात है, ये वाला क्षेत्र है। तो जो पश्चिमी कमांड है, तो पश्चिम का कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, इसको बनाया गया है। यह नियुक्ति पश्चिमी कमान भारत की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कमानों से एक है, जो उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा, मतलब इस सीमा को सुरक्षित करने के लिए हेड बनाया गया। बस इतना ही याद रखिएगा, नियुक्ति को पद का नाम क्या है, कमान कहाँ का है, बस क्वेश्चन इतना सी बनता है बाबू, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। कह रहे कि बलेंद्र शाह, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI में डाल लीजिए, VVI कहने का मतलब है कि इसमें 5 स्टार कि इतिहास का ये पहला घटना है कि किसी मधेसी कम्युनिटी नेपाल के प्रधानमंत्री बने। कहने का मतलब है कि मधेसी कम्युनिटी से निकलने वाले एक ऐसे व्यक्ति, जो इनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि यह तराई के क्षेत्र में है, नेपाल का जो बॉर्डर है ना, जो इंडिया का बॉर्डर है, इसी तराई क्षेत्र में मधेसी कम्युनिटी रहता है, इनकी संख्या बहुत कम है, मैक्सिमम जगह पर मधेसी नहीं रहते, ये छोटे कम्युनिटी में मधेसी रहते हैं, जिनका संबंध भारत से काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ के बलेंद्र सिंह, इनका नाम बलेंद्र शाह, इन्होंने क्या हुआ कि वहाँ के PM बने हैं,
नेपाल के पीएम बने। क्वेश्चन बस सिंपल पूछेगा, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने। बलेंद्र शाह ने नेपाल के पहले मधेसी प्रधानमंत्री के रूप में चुना। यह घटना नेपाल के राजनीतिक इतिहास में पहली मील का पत्थर साबित हुआ। इतिहास की पहली घटना है कि किसी को ऐतिहासिक नियुक्ति इसलिए कहते हैं कि नेपाल पहले मधेसी प्रधानमंत्री एक अभूतपूर्व राजनीतिक मील का पत्थर है, क्योंकि ऐसा होता नहीं था। नेपाल के तराई क्षेत्र में यह समुदाय वर्षों से उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा था, इनको नहीं मिला क्योंकि जनसंख्या कम है, इनका जो पॉपुलेशन है वो कम है, और पॉपुलेशन कम होने के साथ साथ इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हुई। हमेशा मांग करते थे कि हमको राजनीति में हम उच्च पद चाहिए, लेकिन आज आकर उनकी मनोकामना पूरी हुई। भारत नेपाल संबंध भी सुधर सकते हैं, क्योंकि हमारा बोल रहा हूँ ना, यहाँ तक शादी तक का, अगर शादी की बात करते हैं ना, तो शादी तक भारत में होता है। इन मधेसी कम्युनिटी का शादी विवाह भी भारतीयों से हुआ है। इतना गहरा संबंध है। इसको कहते हैं बेटी रोटी का संबंध। जब आप बेटी रोटी का संबंध कोट कर लीजिएगा, नेपाल के साथ हमारा कैसा संबंध है? बेटी रोटी का संबंध है, क्योंकि शादी विवाह, इसको बहुत ही हाईलाइट कोट है, बेटी रोटी का संबंध। नेपाल के साथ हम लोग का कैसा संबंध है? बेटी रोटी का संबंध। बहुत बड़ा बात मैं बोल दिया हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये हमेशा मेंस में लिखने वाला, अगर आप यूपीएससी वगैरह का बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं ना, वहाँ पे संबंध लिखा जाए, इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में लिखा जाता है, तो वहाँ बेटी रोटी का संबंध ऐसा कोट किया जाता है, काफ़ी अच्छा नंबर मिलता है। इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया आप लोग को। देखिए, जल जीवन मिशन जो चल रहा था भारत में, उसको बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया। 2028 तक जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया। बस इतना ही है कि जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया। जल जीवन मिशन जो मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हूँ, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ नहीं है, कोई विशेष नहीं है। इसका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाना, कि गाँव में जितने भी लोग हैं स्वच्छ पेयजल पहुँचे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट्स कर है कि थोड़ा सा बातों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हल्का सा ध्यान रखने वाले। कह रहे कि रानी दुर्गावती सेंचुरी बनेगा भारत का तीसरा घर। मैं कहने का मतलब है, भारतीय प्रधानमंत्री जो अफ्रीका गए थे और अफ्रीका से जो चीता लेकर आए थे, अभी तक चीता कहाँ कहाँ जा रहा था? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में जा रहा था। पहला चीता कहाँ गया? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में गया 2022 में। फिर कहाँ गया? फिर मध्य प्रदेश में ही एक है गांधी सागर, वहाँ इसको रखा गया। मध्य प्रदेश में जब फर्स्ट टाइम गया तो कुनो नेशनल पार्क में गया, सेकेंड टाइम गया तो गांधी सागर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गया, और तीसरी बार कहा गया है कि रानी दुर्गावती सेंचुरी में चीतों को रखा है। नया जो आएगा, चीतों का खेप आएगा, वो कहाँ रखा जाएगा? रानी दुर्गावती सेंचुरी, नौराडीही, तीसरा प्रस्तावित चीता का। बस इतना याद रखिएगा कि कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में। जो काम का चीज़ है उसको बता रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा आप लोग दिमाग लगाइए मत। आगे कह रहा है कि 38वां इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, जो 38वां इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहाँ बन रहा है? देखिए, जो है ना उत्तराखंड में बन रहा है। इसमें मैं डाल रखा हूँ 38वां फेस्टिवल जो उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। बातों को आप ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन इतना ही बनता है, उत्तराखंड में बन रहा है और कैसे ज़्यादा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत मैं छोटा में डाल दिया हूँ, इसको बहुत हाईलाइट करने वाला चीज़ है। देखिए, हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है, ध्यान सुनिए। एक एक उनका नाम था हरीश राणा, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हरीश राणा। उन्होंने लगभग, उनका एक छत से गिर गए हैं, किसी बिल्डिंग से गिर गए हैं। बिल्डिंग से गिरने के बाद आज लगभग 13 सालों से, कोमा में थे। 13 साल से कोमा थे। कोमा का मतलब है कि ज़िंदगी है और मान लीजिए वो मौत के समान ही है, सिर्फ सांस ले रहे हैं। और इस सांस कैसे ले रहे हैं? जब उनके ऊपर से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऊपर से इनको दवा दिया जा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं, कुछ हाथ नहीं चलता है, कोमा में है, आईसीयू में भर्ती हैं। तो ऐसी स्थिति में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है। आई डिसीजन इसको कहते हैं कि पॉजिटिव इसको कहेंगे हम। देखिए, इसमें मैं इसको क्या कहेंगे, इसे बहुत एक टर्म है ना कि इथेसीमा नहीं कहते हैं इसको। रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अभी इतना ऐसे लिख दिया है ना कि मैं थोड़ा इसमें डाउट में हूँ। देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए। देखिए, लिखा हुआ है कि पॉजिटिव यूथेनेसिया, थोड़ा सा बहुत छोटा, मैं इसलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। पॉजिटिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। मतलब जो, अगर मान लीजिए, एक होता है, दो तरीका का होता है। एक पॉजिटिव यूथेनेसिया होता है, एक होता है नेगेटिव यूथेनेसिया। कहने का मतलब है दोनों यूथेनेसिया है, दोनों एक है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसको कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। होता है कि एक्टिव
मतलब एक्टिव का मतलब है सक्रिय इच्छा मृत्यु। दो तरीका से होता है। यूथेनेसिया का मतलब होता है कि इच्छा मृत्यु, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक्टिव, और पैसिव एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। अरे भाई फिर समझिए, ये है पॉजिटिव नहीं, ये है पैसिव यूथेनेसिया। इसको कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव आप लोग पढ़े होंगे ना, तो ये होता है पैसिव होता है कि एक्टिव होता है। एक्टिव देखिए सीधे समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पैसिव यूथेनेसिया को आर्टिकल 21 के तहत मान्यता प्राप्त किया है। मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार हमारे जीवन के अधिकार में शामिल है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोमा में है, अब उसके जीवन बचाना असंभव है, तो बार बार घुट घुट से मरने से बढ़िया है कि आप उसमें लाइफ सपोर्ट, एक बहुत बड़ा अच्छा टर्म है लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट का मतलब है कि जैसे मान लो इसको ऑक्सीजन लगाया हुआ है, इसको दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, डेली काम हो रहा है इस पे इन लोग, तभी ये जिंदा है। तो ऐसी स्थिति में यह ऑक्सीजन हटा दीजिए। लाइफ सपोर्ट मतलब इनके जीवन, ये है, इसके जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लाइफ सपोर्ट है, दवाएं जरूरी है, लाइफ सपोर्ट है। तो इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं ना, तो बेचारा खुद ही मर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो जी रहा है। इसको कहते हैं लाइफ सपोर्ट। ऐसी लाइफ सपोर्ट का हटाकर आप इसको पैसिव यूथेनेसिया तो इसको मृत्यु दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला। ज़्यादा खींचूंगा नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कि पैसिव यूथेनेसिया क्या है। अरे यहाँ पर लिखा तो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथेनेसिया को मौलिक अधिकार 21 दिया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पैसिव एक्टिव यूथेनेसिया को नहीं दिया। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब ये होता है कि तुम लाइफ सपोर्ट नहीं, उसको कोई ऐसा जहर का इंजेक्शन दो, कोई ऐसा डाई मरने वाली इंजेक्शन दो जिसको इंजेक्शन शरीर में जाने के साथ वो मर जाता है। इसको कहते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। समझे? तो वैसी स्थिति को समझने के लिए आप लोग बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दिया। आगे देखते हैं। ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं इसलिए चाहता हूँ ना कि वीडियो कम समय आप लोगों को मिल जाए। देखिए एक नज़र में मैं इसमें डाल दिया हूँ, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, और आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे ऑनलाइनर है, जैसे ऑनलाइनर किस लिए है, क्योंकि मैं जितना पढ़ाया हूँ सब ऑनलाइन। जैसे खेल से दिव्या देशमुख पढ़ा दिया हूँ, कर्नाटक ने और आंध्र प्रदेश ने कैसे बच्चों को सोशल मीडिया से 16 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया बैन करने की बात हो रही है, बता दिया हूँ। ग्रीन अमोनिया पढ़ा दिया हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर पुष्पेंद्र पाल सिंह के बारे में बता दिया हूँ, और न्याय संस्कृति के बारे में बता दिया हूँ, जो पैसिव यूथेनेसिया, सारे बातें बता दिया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है, जैसे एईडीओ, आप एईडीओ देने वाले हैं, या मान लीजिए आप 72nd बीपीएससी देने वाले हैं, या उसके बाद टीआरई होने वाला है, टीआरई दे रहे हैं, टीआरई 4.0, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा बाबू। क्वेश्चन यहाँ से एक भी नहीं छूटेगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे 100% बोल रहा हूँ, करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं कवर करा देता हूँ। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर है, ये तो पढ़िए, साथ साथ में मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़िए, इतिहास पढ़ाने वाले उसको पढ़िए, सब कुछ कवर कराऊंगा। अब बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे ही पीडीएफ अपलोड करता हूँ। इसका जो पीडीएफ है ना, ये अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।